हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से हम सभी क्लासों की क्लास 10th और क्लास 12 की मैथ, साइंस और क्लास 12 की जो है फिज़िक्स और मैथ की क्लासें डेली आपको मिलेंगी। तो आज से हम क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्लास है और पहले क्लास में हम पहला चैप्टर लिए हैं और ये क्लास 10th का है। तो 10th और 12 के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो पहला लेसन लेकर आए हैं फिज़िक्स का पार्ट फर्स्ट, प्रकाश। तो प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दो चीज़ें हैं। तो इन्हीं दोनों का हम लोग जो है इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज ये जो है परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट फर्स्ट है। तो इस पार्ट फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में सबसे पहली लाइन जो हमारी है या पहली हेडिंग कह सकते हो, जो पहला हेडिंग आपका है वो क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ये हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती है या हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, यानी कि लाइट कहते हैं। ठीक है ना? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं या जो हमारी आँखों पे दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश जो होती है उसके बारे में आप समझ गए हैं। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होती है तो परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है और जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो आप इसकी परिभाषा अपने अनुसार चाहे जैसे भी बता सकते हो। ठीक है ना? अगला है प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? तो प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। जिसमें में पहला प्रकाश स्रोत होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। ये आपका फर्स्ट है हेडिंग, जिसे हम क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत में जैसे तो भाई हमारी पृथ्वी पे जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य हो गए, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, लैंप हो गया। तो ये सभी क्या होती हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत होती हैं और इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। तो जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो ये हेडिंग बीच में टाइप करने में रह गया है, तो चलिए मैं इसके बारे में ऐसे ही बता देता हूँ। तो दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, परंतु ये क्या होती है? दीप्त स्रोतों के प्रकाश से आपतित होने के कारण जो है परावर्तित होकर दिखाई देती है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसे इंग्लिश में हम नॉन ल्यूमिनस स्रोत कहते हैं, सोर्स कहेंगे। ठीक है ना? तो फिर से समझ लो, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होती हैं? वे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो सभी क्या कहलाती हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत होती हैं। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वो कौन सी वस्तु है जो प्राकृतिक अदीप्त वस्तु है। तो आपका जवाब होगा क्या? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो होती है ये अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। ठीक है ना? इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश के कारण चमकती है। तो चंद्रमा हो गया, मेज हो गए, कुर्सी हो गए, दीवार हो गए, ईंट हो गए, पत्थर हो गए। तो ये सभी क्या होते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं।
ठीक है ना। अगली टॉपिक है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में जान लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित है, जिसमें पहला गुण है हमारा प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश जो होती है वो एक सीधी रेखा में गति करती है, ठीक है। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा है प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश जो होती है निर्वात में भी चल सकती है, ठीक है ना। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला है प्रकाश पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम वो होते हैं जिनमें आर पार दिखाई देती है, जैसे कांच और वायु में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता। तो जो अपारदर्शी माध्यम होते हैं जिनके आर पार दिखाई नहीं देता, तो उन्हें हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, और अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं चल सकता। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो निर्वात निर्वात का मतलब है वायु। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से ये गमन करती है। अगला है चमकदार व चिकने पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो जो पृष्ठ चमकदार व चिकने होते हैं उनसे प्रकाश क्या होती है, परावर्तित होता है। अगला प्रॉपर्टीज़ है प्रकाश की जो दृश्य प्रकाश होती है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो इनको आप ज़रूर जो है तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गए प्रकाश के गुण। चलिए हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है प्रकाशिक माध्यम, यानी प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। तो अभी जैसे मैंने 2 माध्यम बताया था, तो वैसे देखा जाए तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। तो पहले हम प्रकाशिक माध्यम के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। तो क्या लिखा हुआ, वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी जिन माध्यमों से प्रकाश होकर गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। तो इन माध्यमों को हम निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो उन माध्यमों में सबसे पहला माध्यम आपका है क्या, पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पारदर्शी माध्यम क्या है, जिन माध्यमों से होकर प्रकाश अधिकांश भाग गुजर जाता है, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग जो है गुजर जाता है, ज़्यादातर प्रकाश क्या होती है, निकल जाती है, इस पार से उस पार निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पारभाषक माध्यम। तो पारभाषक माध्यम क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पारभाषक माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें से जब प्रकाश को आपतित किया जाए तो प्रकाश का ज़्यादातर भाग ना होके थोड़ा सा भाग दूसरी साइड में निकल जाए और कुछ भाग जो है ना निकल पाए। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा है, जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब पारभाषक माध्यम में जैसे दूषित जल होते हैं या तेली कागज़ होते हैं, इनमें से क्या होता है, प्रकाश का जो है बहुत कम भाग ही निकल पाता है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे, पारभाषक माध्यम कहते हैं, ठीक है। अगला है तो तीसरा माध्यम जो है वो क्या है, अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम का जिक्र अभी हमने आगे भी किया था। तो अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता है उन्हें हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश को किसी माध्यम से गुजारा जाए और उस माध्यम में प्रकाश का थोड़ा सा भी भाग जो है दूसरी पार नहीं निकल पाता है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, ईंट हो गया, दीवार हो गया, तो ये सभी क्या कहलाएंगी, अपारदर्शी माध्यम कहलाएंगी। क्योंकि इनसे प्रकाश किरण जो होती है आर पार नहीं निकल पाती है। तो जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजर पाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज क्या होते हैं? तो प्रकाश किरण क्या होती है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश जिस सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है वह प्रकाश किरण कहलाती है। तो कहने का मतलब जो है कि जब प्रकाश जिस रेखा के अनुदिश गमन करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरण के जो समूह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है तथा इन प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज जो प्रकाश किरण अथवा प्रकाश पुंज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इन किरणों के बारे में भी जानते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज। तो प्रकाश किरण प्रकाश पुंज में पहला भाग आया है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होते हैं? तो लिखा है यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तब उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए इसको हम जो है किरण खींच के दिखाते हैं आपको। तो इसमें देखो क्या लिखा है, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जैसे मान लो ये हो गई कोई प्रकाश की किरण, ठीक है ना, और फिर ये हो गई दूसरी प्रकाश की किरण, ये हो गई तीसरी प्रकाश की किरण, ये चौथी प्रकाश किरण, ये पांचवी प्रकाश किरण। तो ये सभी किरणें जिस बिंदु पर, ठीक है ना, ये सभी किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जैसे ये देखो एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे, और तो यहाँ पे ये देखो साफ साफ लिखा एक ही बिंदु पर मिलती हैं तब उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। तो जब बहुत सारी प्रकाश किरणें जो है चलती हैं और चल के जब किसी बिंदु पर मिल जाती हैं तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला है, तो अगला है दूसरा नंबर है अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है ना। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या होती है? तो इसमें लिखा है जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। चित्र के अनुसार इसका किरण आरेख कैसे बनाते हैं। तो देखिए जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ओ, अब एक प्रकाश किरण ये निकल गई, फिर ये निकल गई, फिर ये निकल गई, फिर ये निकल गई, फिर ये निकल गई। तो कहने का मतलब होता है जब एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें निकल कर क्या होती हैं, फैल जाती हैं। जैसे उसमें क्या था, इसमें क्या था कि फैली हुई प्रकाश किरणें क्या होती हैं, एकत्र होती हैं, और तो उन्हें अभिसारी कहते हैं। और जब प्रकाश किरणें क्या होती, एक बिंदु से निकल कर क्या होती, फैल जाती हैं, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अगला है समांतर प्रकाश पुंज, जिन्हें हम पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होती हैं? प्रकाश किरणों का एक दूसरे के समांतर होने पर प्रकाश किरणों के समूह को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो इसमें जो रेखाएं होंगी हमारी वो क्या हो जाएंगी, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए जैसे एक प्रकाश किरण ये हो गई, दूसरी प्रकाश किरण ये हो गई, ठीक है, तीसरी प्रकाश किरण ये हो गई, चौथी प्रकाश किरण ये हो गई। तो जब प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो जब आपकी प्रकाश किरणें जो होती हैं एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। तो इम्पॉर्टेंट ये आपको ज़रूर आना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये टॉपिक है आपका, ठीक है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या होती है
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या होता है इसका किरण आरेख भी बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हो गई आपकी एक परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब इस परावर्तक पृष्ठ पे क्या कर दिया जाता है? कलाई कर देते हैं। ठीक, ये हो गई। और इसके बाद ये हो गई आपतित प्रकाश किरण। ठीक है ना, और ये हो गई आपकी परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है ना, और ये होता है अभिलंब। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल पर आपतित होती, तो ये चिकना पॉलिशदार तल है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल पर आपतित होती है और इस चिकने पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब क्या करते हैं? इनके बीच में एक अभिलंब खींच देते हैं। इस का नाम दे दो ए, और इस बिंदु जहाँ पे ये बिंदु आपतित हो रहा, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम बी, और ये किरण का नाम दे देते हैं सी, और ये अभिलंब है, इसका नाम दे देते हैं यम। ठीक है, तो याद रखना जो आपतित किरण और अभिलंब, ठीक है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये एंगल होता है इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, और जिसे हम किसे प्रेजेंट करते हैं? आई से। और अगला हमारा जो होता है ये आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसे हम कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका आई से प्रेजेंट होता है और ये आ से प्रेजेंट होता है। तो ये घटना आपकी क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं उसको जान लेते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, ये हो गई आपकी आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण और ये हो गई अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं या एक ही आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण जो होते हैं सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसे मैथमेटिक्स रूप में भी लिख सकते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर। तो ये होते हैं परावर्तन के दो नियम। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, अब इसी में समझ लीजिए। ठीक है ना, ये आपके यहाँ आता नहीं, बट हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सब बताएं। तो परावर्तन के प्रकार क्या होता है? परावर्तन के प्रकार, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा शॉर्ट में बता देते हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है ना, पहला होता है नियमित परावर्तन। ठीक है ना, नियमित परावर्तन। ठीक, अब नियमित परावर्तन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर, अब ध्यान रखना है, ऐसे चित्र के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। ठीक है ना, फिर से आपको अच्छे से फिगर ड्रा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो नियमित परावर्तन नए पेज पे देखते हैं। तो देखिए क्या होते हैं नियमित परावर्तन। मान लो ये हो गई एक परावर्तक पृष्ठ। ठीक है ना, और ये हो गई प्रकाश की किरणें। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक से अधिक प्रकाश की किरणें खींच लेते हैं।
ये हो गई। अब ये परावर्तित होकर इधर निकल जाए, ये परावर्तित होकर ऐसे चली जाए, ये परावर्तित होकर इधर से निकल जाए, ठीक है ना, ये परावर्तित होकर इधर से निकल, ठीक। तो अब इसमें हम देखते हैं कि आपतित प्रकाश की किरणें जो है पैरेलल हैं और ये परावर्तित प्रकाश की किरणें भी क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन, ठीक है ना। तो ये घटना हमारी क्या कहलाएगी, नियमित परावर्तन। ये परावर्तक पृष्ठ होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इस परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा टॉपिक जो होता है उसे हम कहेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अनियमित परावर्तन वे प्रकाश के परावर्तन जब किसी खुदरे पृष्ठ पर होती है। तो जब किसी खुदरे पृष्ठ पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद प्रकाश किरण जो होती हैं विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। चलिए इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, अनियमित परावर्तन को भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक खुदरा पृष्ठ कुछ इस तरह से बना देते हैं, ठीक है ना। और इस पे क्या करते हैं, अब आपतित प्रकाश किरण, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है ना, दूसरी ये हो गई, ठीक। अब ये किरणें क्या होती है, जैसे मान लो ये किरणें हैं, ठीक, ये परावर्तित होके इधर मान लो गई, ठीक है ना। अब ये यहाँ से परावर्तित होके ऐसे निकल जाए, ठीक है ना, ये यहाँ से परावर्तित होके इधर निकल जाए और ये ऐसे निकल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम देख रहे हैं इन स्थितियों में हमारी प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण तो पैरेलल हैं, बट परावर्तित होकर ये विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो बस ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैंने बता दी, इसे आपको तैयार नहीं करना है, बस आपको जानकारी होना चाहिए, ये है, ठीक है ना। चलिए अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो प्रतिबिंब किसी वस्तु अथवा वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन। तो अभी तो आपने परावर्तन पढ़ा है, इसके बाद आगे टॉपिक हम अपवर्तन पढ़ेंगे। तो अब प्रतिबिंब दोनों स्थितियों में बनती है, इसलिए हमने दोनों का जिक्र किया है। तो कहने का मतलब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु होती है और उस वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं और फिर परावर्तित या अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही हम, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें चलती हैं, उसका प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, जिसमें हम पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम रियल इमेज के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तब उस प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होती है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, वहाँ क्या है, मिलती हैं, यहाँ क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हम उस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है, मिलती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो
यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक। तो अगला टॉपिक हमारा है दर्पण। अब दर्पण के बारे में जान लेते हैं, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो किसी चिकने पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर जो निकाय तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला दर्पण है समतल। ठीक है ना। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है क्या, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो पहले दर्पण कैसे बनता है, तो देखो ये एक जो है प्लेन है, ठीक है ना, कोई चिकना पृष्ठ है। अब इस चिकने पृष्ठ पे क्या करते हैं, कलाई कर दिया जाए, यही तो कहा गया गया, कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप। तो इस पृष्ठ को क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड या कलाई करके इसे क्या करते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। ठीक है ना। तो परावर्तक पृष्ठ बन गया है अब ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, दर्पण। अब इसमें जो प्रकाश की किरण होती हैं, ठीक है ना, प्रकाश की किरण वो ऐसे आपतित होंगी और इस तरह से ये क्या होती, परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक, तो समतल दर्पण समझ में आ गया। दूसरा है गोलीय दर्पण, जिसे हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो होती है ये कांच के खोखले गोले के कटे भाग को कहते हैं। तो जो कांच होता है, कांच के खोखले कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। तो अगर वीडियो आपका हेल्पफुल लग रहा है और आपको इससे कुछ जो है फ़ायदा मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। तो डेली आपको एक हर जो है विषय का, मैथ और फिजिक्स के एक वीडियो डेली हम आपको देते रहेंगे। तो आज से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी बताएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना। तो जय हिंद, कल मिलते हैं फिर।